मेरे सम्मानित प्रिय, हर दिन हर बच्चों का एक डिमांड होता था कि सर इकोनॉमिक्स का कुछ अप्रोच होना चाहिए। आज मैं एकदम बहुत बेबाकी से और कहा जा सकता है कि जो रियल में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक्स को जानना चाहिए, आज मैं थोड़ा उसको आपको एक कहने का मतलब एक ट्रैक आपको दिखा रहा हूँ। उस ट्रैक को आप समझिएगा कि आप ट्रैक से अपने आपको कितना बेहतर कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि हम लोग बात करते हैं किसका, इकोनॉमिक्स का। मैं तो पहले से ही बता रहा था, बार बार इन बातों को बता रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स एक बहुत बेहतरीन टॉपिक है और इस बेहतरीन टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले इसका एक इंट्रो होना चाहिए। और इंट्रो भी होना चाहिए कैसा, इंट्रो कोई नॉर्मल नहीं होना चाहिए, इंट्रो इसका थोड़ा धमाकेदार होना चाहिए। कारण क्या है कि अभी वर्तमान में जो आर्ट्स फैकल्टी के सेक्शन आते हैं, अगर हम बात करें हिस्ट्री का, तो नॉर्मली कोई भी इसको रीड करके उसको पढ़ के कुछ उलझा हुआ बात नहीं है। बात करें अगर इंडियन पॉलिटी का, तो ये दोनों को बहुत अच्छे तरीके से टैकल किया जा सकता है, क्योंकि साफ और स्पष्ट शब्दों में इन चीजों का विश्लेषण किया गया है। लेकिन अगर हम लोग जैसे जैसे दो पॉइंट पर आते हैं, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, तो ये दोनों का कोरिलेशन बहुत जबरदस्त है और दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ भी है। ज्योग्राफी को इकोनॉमिक्स सपोर्ट करती है, इकोनॉमिक्स को ज्योग्राफी करती है। आगे मैं बताऊंगा भी कि कहां पर इकोनॉमिकल और ज्योग्राफिकल दोनों डिस्ट्रीब्यूशन का टैग होता है। साथ ही साथ आजकल क्या हुआ कि मॉडर्न सेक्शन में ज्योग्राफिकल और इकोनॉमिक्स को हल्का सा एग्रीकल्चर बूस्टअप करती है। यानी आप कह सकते हैं कि अब एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, साथ ही साथ रूरल इकोनॉमिक्स, बहुत सारे इकोनॉमिक्स का एक अप्रोच हम लोग के सामने देखने को मिल रहा है। तो हर लोगों को लगता है कि सर आखिरकार शुरुआत कहां से किया जाए, इनिशिएशन फेज क्या है। बहुत सारे बच्चे पीटी वाले जो हैं वो मेरे से तो हमेशा पूछते हैं कि सर किसी चीज की शुरुआत कहां से किया जाए, आखिरकार कौन सा अप्रोच होगा। तो पीटी वाले तो कम से कम बढ़िया से सुनना कि तुम्हारा एक इंट्रोडक्टरी मोमेंट है और इस इंट्रोडक्शन के मोमेंट से मैं मेंस वाले का एक रिवीजन भी करा दूंगा, क्योंकि इस बार मैं इंट्रोडक्शन के साथ साथ एक कंप्लीट राउंड अप लगाने वाला हूं। अब देखिए क्या, जैसे हम लोग इकोनॉमिक्स को अप्रोच करते हैं, एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए आपके पास एक व्यवस्था होना चाहिए। सबसे पहला ये नहीं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स ये सब छोड़ दीजिए, अभी आप सीधा सीधा समझिएगा कि सबसे पहले आपका एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बेसिक कंसेप्ट का मतलब है कि आपको इकोनॉमिक्स की समझ होनी चाहिए और जैसे आपको इकोनॉमिक्स की समझ होगी ना, वैसे ही क्या कीजिएगा कि इन चीजों को आप करंट डेटा से जोड़ना शुरू कर दीजिएगा। अब करंट डेटा के लिए आपको टेंशन लेना नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि करंट डेटा में हमारे साथ खासकर इकोनॉमिक्स करंट डेटा की एक्सपर्ट आरती पति का सारे वो जिम्मा ली है करंट डेटा का, और इकोनॉमिक्स पर उसका अच्छा एक अप्रोच भी है। और चूंकि बेसिक जिसका कंसेप्ट अच्छा होता है उसका ऑर्नामेंट समझिए एक तरह का, उसके पास ऑर्नामेंट्स आ गया है, तो वो करंट डेटा इकोनॉमिकल चेंजेस को देगा। वैसे हम लोग के पास अब दो करंट अफेयर्स के धुरंधर आ चुके हैं, डॉक्टर शिवेंदु आलोक और आरती पति। तो हम चाहते हैं कि वो सेक्शन देखें, लेकिन बीच में ये घबराइएगा नहीं, बीच बीच में हमारी एंट्री होगी तो हम जरूर आपसे आके सवाल पूछेंगे और आपको सवालों का जवाब देना होगा। तो आप अपना प्रिपरेशन तैयार रखिए। मैं कभी भी आकर के किसी वक्त भी किसी तरह के क्वेश्चन का, मैं चाहता हूं कि आपकी तैयारी प्रॉपर वे में हो। मैं ये नहीं चाहता हूं बस आप क्या ना करो कि बस वीडियो देख रहे हो, व्यू देख रहे हो, बहुत सारी चीजों को देखो। है क्या कि इन चीजों का जो मैं अरेंजमेंट किया उसमें थोड़ा टाइम मुझे लगता है, मैं खुद करता हूँ, खुद से वीडियो बनाता हूँ, बहुत सारे चीजों को प्रिकॉशन करना होता है, वो चुप हो जाए, वो कुछ ना करे, वो नहीं आए, वो ना जाए, क्योंकि आपको पता है कि घर का माहौल, स्टूडियो का माहौल है नहीं। लेकिन है क्या कि जो भी वक्त मिलता है, जैसे भी वक्त मिलता है, जब भी मैं शांत माहौल देखता हूं मैं आपके सामने आता हूं और लगातार मैं ये काम कर रहा हूं और बेसिकली मैं कर ही रहा हूं। और जितना वक्त लग रहा है, क्योंकि उसको डाउनलोड होने में भी टाइम लगता है, उसका थंबनेल बहुत सारा मैटर है, अभी तो धीरे धीरे हो जाएगा और मेरे ख्याल से 2-4 दिन में सब कुछ मतलब फ्लो में आ जाएगा, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आप समझिएगा कि आपको पढ़ना क्या है, इकोनॉमिक्स में सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। आप पूछिएगा सर इकोनॉमिक्स का बेसिक कंसेप्ट क्या, किसको हम बेसिक कंसेप्ट बोलेंगे। तो देखिए बेसिक कंसेप्ट क्या है ना, इकोनॉमिक्स में सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिसको आपको जानना पड़ेगा। जैसे आपको समझना पड़ेगा कि जीडीपी किसको बोलते हैं, आपको जानना चाहिए कि जीएनपी क्या है, आपको जानना चाहिए कि एनएनपी किसको बोलते हैं। ये 3 चीज तो बेसिक चीज है, उनमें से जीडीपी तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। फिर आपको जानना पड़ेगा हमारे देश में, चूंकि इकोनॉमिक्स का मतलब है कि दैट इज द नेशनल इनकम का क्या रिसोर्सेस है, प्रेजेंट सिस्टम में क्या चल रहा है, नेशनल इनकम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। फिर इन सारी चीजों को आप समझिएगा तो फिर आप कुछ
थोड़ा सा डेफिसिट को भी आपको समझना होगा। डेफिसिट का मतलब होता है हम लोग क्या, घाटा। तो किस किस तरह के घाटा को हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग बार बार बात करते हैं रेवेन्यू डेफिसिट, नाम सुना होगा। रेवेन्यू डेफिसिट मतलब राजस्व का घाटा। आप सुने होंगे बजटरी डेफिसिट, बजटरी डेफिसिट, बजटरी डेफिसिट का मतलब बजट का घाटा। आप सुने होंगे फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है राजकोषीय घाटा। आपने नाम सुना होगा प्राइमरी डेफिसिट, ये सब आप नाम सुने होंगे। ये सब चीज को आपको जोड़ के करना पड़ेगा। फिर ये सारे सिचुएशन को अगर आप समझ जाएंगे तो आपको जानना पड़ेगा भाई इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन किसको बोलते हैं, डिफ्लेशन किसको बोलते हैं, स्टैगफ्लेशन किसको बोलते हैं, डीमोनेटाइजेशन किसको बोलते हैं, मोनेटाइजेशन किसको बोलते हैं, बहुत सारा चीज है। तो आपको जानना पड़ेगा डीमोनेटाइजेशन क्या है, स्टैगफ्लेशन क्या है, रिसेशन क्या है, इन्फ्लेशन क्या है। तो चीजों को समझना पड़ेगा। तो आपको लग रहा होगा सर ये तो बहुत पेचीदा बात बता रहे हैं, कैसे समझ में कैसे आएगा। ये तो कभी आप बोलते हैं जीडीपी जीएनपी पढ़ लो, तो कभी बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट देख लो, बजटरी डेफिसिट देख लो, फिस्कल डेफिसिट देख लो, प्राइमरी डेफिसिट देख लो। फिर सर आप रेंडमली बोलते हैं कि इन्फ्लेशन देखना होगा, ये देखना होगा। तो सर ये सारे पेचीदा सवाल का कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा ना। अब रिजल्ट क्या आएगा भाई, कैसे इसको अप्रोच करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए। अगर हम इसे एक व्यू दे दें, व्यू मतलब एक इसका लेंथ बनाए, तो मेरे पास तो इसका एक की फैक्टर है कि हम क्या करते हैं कि बैंक को जोड़ते हैं नेशनल मार्केट के साथ और नेशनल मार्केट को जोड़ देते हैं इंटरनेशनल मार्केट के साथ। तो मेरा तो इकोनॉमिक्स का यही की फैक्टर है। अब पूछिएगा सर की फैक्टर कैसे है, तो की फैक्टर कैसे है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा देखेंगे कि की फैक्टर का मामला कैसे हो सकता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब मानिए कि इन चीजों को समझना अच्छे तरीके से, तो इन चीजों को समझने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कौन सा अप्रोच ले सकते हैं, देखते हैं क्या अप्रोच आता है। थोड़ा सा अप्रोच समझिएगा, बड़ा बेहतरीन अप्रोच है, मजा आ जाएगा आपको। अप्रोच क्या है कि इकोनॉमिक्स को पढ़ना है ना, तो सबसे पहले सेंटर में हम लोग को रखना होगा इकोनॉमिक्स। इसको चारों तरफ से घेरना होगा। इसके नीचे वाले में इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट में हम लोग के पास बेसिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए, और बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए हम लोग को थोड़ा सा बात करना पड़ेगा। एक इकोनॉमिक्स है जिसको हम लोग बोलते हैं बिहेवियर इकोनॉमिक्स, थोड़ा बिहेवियर इकोनॉमिक्स पर हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ अगर हम लोग जब ये दोनों हम लोग का बिहेवियर और बेसिक दोनों ठीक हो जाएगा, तो हल्का सा जो करंट डेटा है उस करंट डेटा से हम लोग कोशिश करेंगे इसको जोड़ने का। जैसे करंट डेटा, बार बार करंट डेटा बोले तो आप क्या समझ रहे हैं, जैसे अभी क्या है ना, अभी अब सुन रहे होंगे कि एमएसपी पे पूरा चर्चा चल रहा है, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पूरे देश में आंदोलन का एक स्वरूप बनते जा रहा है। बेसिकली अब अगर एमएसपी की बात करेंगे तो आपको बताना होगा एफआरपी क्या है, जिसको हम लोग फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस बोलते हैं, जो गन्ने के लिए काफी फेमस है। एमएसपी के अलावा जो हम लोग बात करते हैं, जो इन सभी चीज के बारे बात करते हैं, तो सीएससीपी की बात करते हैं, इसके बाद सीसीईए के बाद कब बात करते हैं। तो बहुत सारा चीज इसमें टर्म्स एंड कंडीशन आया। अब बताइए कि आपको पता ही नहीं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, कमोडिटी एक्सचेंज मार्केट किसको बोलते हैं, शेयर मार्केट क्या होता है, किसानों के साथ क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, जो सब्सिडी की बात चलती है उस पर क्या चल रहा है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना क्या है, मतलब बहुत सारा बात आप लोग को जानना होगा कि बेसिकली हम लोग को करना क्या है। तो अगर एमएसपी को आप समझ रहे हैं तो आपको सीएससीपी को जानना पड़ेगा। सीएससीपी क्या है, कि कैबिनेट मिनिस्ट्री इस पर क्या करती है, मतलब बहुत सारा आर्थिक मंत्रालय का जो कैबिनेट मिनिस्ट्री का सिस्टम है वो क्या करती है, एमएसपी कैसे होता है, एमएसपी पर फिर कौन टैक्स कैसे काम करता है, टैक्स के अलावा हम लोग बहुत सारा चीज आता है। एक्चुअली है क्या कि दैट इज अ टाइप्स ऑफ द बेस। तो आप पूछेगा सर ठीक है, फिर तो वही बात कर रहे हैं। एक बार आप उलझाए कि इन्फ्लेशन होता है, डिफ्लेशन होता है, फिर बोले जीडीपी जीएनपी एनएनपी, फिर बोले फिस्कल डेफिसिट। तो सर आप एक काम करो, इसका सीधा ट्रैक बता दो। तो सीधा ट्रैक है सर, इसके अलावा आपको कुछ करना ही नहीं है। सीधा ट्रैक है कि ये आपका इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स को हम लोग समझेंगे 3 सेक्शन से। पहला हम लोग लेंगे जो किसी भी देश का एक बैकबोन होता है, बैंक। बैंक को हम लोग जोड़ेंगे किसके साथ, नेशनल मार्केट के साथ, और नेशनल मार्केट को हम लोग जोड़ेंगे इंटरनेशनल मार्केट के साथ। तो पूछिएगा इन तीनों में कोऑर्डिनेशन कब होगा, इन तीनों में पहुंचेंगे कैसे। तो एक चीज आपको पता होगा कि देश की आजादी और देश की आजादी के बाद और देश की आजादी के पहले हम लोग के यहाँ इकोनॉमिकल चेंजेज हो रहा था,
आर्थिक जो जिसको हम लोग बदलाव बोलते हैं उस बदलाव को हम लोग देख रहे थे। जैसा कि आपको दिखेगा कि नेशनल इनकम की अगर हम लोग बात करेंगे तो दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था कि भाई उनकी एक पुस्तक थी अनब्रिटिश पॉवर्टी रूल इन इंडिया, जिसमें उन्होंने 20 रुपया राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। फिर कुछ दिनों के बाद वो डेटा पर एक और संशोधन हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं कि साइंटिफिक डेटा आ गया, वैज्ञानिक पद्धति से अब हम लोग का डेटा नेशनल इनकम का है, जो BKRB रॉ ने उसका इंट्रोड्यूस किया था। फिर इस तरह से हम लोग के यहाँ PC महालनोबिस का 1949 में आया एक अप्रोच कि नहीं 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का ही गठन कर दिया जाए। तो कहने का मतलब है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ते चला गया तो हम लोग क्या कहें आर्थिक सुधार की बात करना शुरू किए। जो कल तक हमारे यहाँ इकोनॉमिकल पॉलिसी की बात नहीं होती थी, वो 91 के दशक में जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी उसमें हमारे यहाँ उदारवादी दृष्टिकोण को दिखाया गया कि जब तक आप लोग लिबरल नहीं होइएगा तब तक आपके यहाँ इकोनॉमिकल एक्सपेंशन नहीं हो सकता है, विकास की बात नहीं हो सकती है। तो कह सकते हैं कि पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह का एक बहुत बड़ा गिफ्ट था जो हमारे यहाँ फेरा जैसे कानून को फेमा में कन्वर्जन मिला, और जब फेमा आया तो हमारे यहाँ जो लॉ था वो थोड़ा लिबरल हो पाया और हम लोग बेहतर कर पाए। तो देखिए इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट मेरे लिए है ना कि जैसे मैं उसके साथ आता हूं ना तो मुझे लगता है कि मैं चुप नहीं रहूं, और ये मजबूरी है कि हर एक चीज का एक ड्यूरेबिलिटी है कि मैं कितना आखिरकार चीजों को बोलूं। हो सकता है नए जो एस्पायरेंट पीटी वाले मुझे सुन रहे होंगे उन्हें लग रहा होगा ये तो बहुत लंबा देना शुरू कर दिया, तो पूरा कंप्लीट आज ही कर देंगे। सच मानिए इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मेरे ब्लड के साथ फ्लो करता है, और मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं उन चीजों को बहुत अच्छे से अप्रोच करूंगा, क्योंकि ये कंप्लीट अप्रोचेबल है। इसमें कहीं कोई पता है इसको पढ़ाने के लिए किसी चीज को पढ़ के नहीं पढ़ाना पड़ता है। इसको पढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा शेयर मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, हमारे यहाँ जो किसी चीज का डेफिसिट हो रहा है उस पर क्या असर होगा, जो इन्फ्लेशन का निगेटिव अप्रोच आ रहा है उसका क्या है, पॉजिटिव है कि तो क्या है, मतलब उसका खाद्यान्न से कैसे समस्या है, फूड इन्फ्लेशन का क्या क्या कंसेप्ट होगा, अगर तेल की कीमत में गिरावट होती है तो उससे क्या होता है। तो जो इकोनॉमिक्स का पेज आता है अगर उसको समझना शुरू कर दिए तो तुम्हारा इकोनॉमिक्स ठीक हो गया। तो आप पूछेगा सर शुरू कहां से कीजिएगा, तो शुरू हम करेंगे एकदम आराम से सिस्टम से, क्योंकि किसी भी देश के आर्थिक जगत को चलाने के लिए, इकोनॉमिकल सिस्टम को बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें आवश्यकता होती है उस देश का नेशनल इनकम। पैसा ही नहीं रहेगा तो इकोनॉमिक्स किस बात का, कोई इकोनॉमिक्स नहीं है। पैसा आएगा तब तो आप समझिएगा कि ये इकोनॉमिक्स का सिचुएशन है, ये इकोनॉमिक्स का सिचुएशन है। जब पैसा ही नहीं तो इकोनॉमिक्स का कोई सिचुएशन नहीं। तो सबसे पहले हम लोग इकोनॉमिकल सिचुएशन को समझने के लिए पहले नेशनल इनकम के टच में जाएंगे, और नेशनल इनकम के टच में जाएंगे तो देश की आजादी के पहले की दशा को देखेंगे और बाद की दशा को देखेंगे। बाद के बाद जो हमारे यहाँ परिवर्तन हुआ, जैसे हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजना को इंट्रोड्यूस किया गया, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रीय विकास परिषद को किया गया, जैसे प्लानिंग कमीशन को किया गया, और आज उसका जो मॉडिफिकेशन है करेंट डेटा है उसके साथ उसको कोरिलेट करेंगे तो हम लोग का अप्रोच एकदम परफेक्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ बैंक के दो भाग को बांटेंगे, एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल उसकी स्टेबिलिटी को दिखाएगी और एक्सटर्नल क्या है वो मार्केट के फ्लो को दिखाएगा। और उस मार्केट में जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MSF, CRAR, ये सारे चीज को क्या करेगा, वो मार्केट को टच करेगा, मार्केट को धक्का देगा। और मार्केट क्या करेगी, मार्केट अपने हिसाब से मूवमेंट में आएगा, तब उसका इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिवैल्यूएशन, स्टैगफ्लेशन, ये सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। और जब ये सारे सिचुएशन होंगे तो इंटरनेशनल मार्केट पर उसका एक पुश बैक लगेगा, कंप्लीट धक्का लगेगा, और अंतरराष्ट्रीय बाजार में IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, इस सारी चीजों को हम लोग कोरिलेट कर पाएंगे। और साथ ही साथ सोशियो इकोनॉमी पर भी हम लोग बात करेंगे। तो चूंकि आज बहुत दिनों से लोग इकोनॉमिक्स बोल रहे थे, तो मुझे लगा कि मेरा जो सबसे फेवरेट जोन है उस जोन को आपसे मुखातिब कराएं, उससे आप लोग को एक बार रूबरू कराएं। जय हिंद, जय भारत।